नमस्कार छात्रों, प्रयोजनमूलक हिंदी इस परिचय के अंतर्गत इकाई क्रमांक 4 जो अनुवाद पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम अनुवाद के प्रकारों को देखेंगे। छात्रों, अनुवाद के जो प्रकृति के आधार पर जो प्रकार है उस प्रकारों की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। छात्रों, प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार इस प्रकार है। छात्रों, अनुवाद की प्रकृति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। प्रकृति का अर्थ है मूल पाठ के अनुवाद में बनाने वाले लक्ष्य पाठ के स्वरूप की प्रकृति। मूल पाठ और लक्ष्य पाठ, ये दो बातें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका संबंध विषय से न होकर भाषा और आशय से होता है। छात्रों, अनुवाद किसी न किसी कारण से मूल पाठ से भिन्न रूप धारण कर सकता है। इन रूपों को ही अनुवाद के प्रकार कहा जाता है। प्रकृति के आधार पर अनुवाद के निम्नलिखित प्रकार पाए जाते हैं। पहला है मूलनिष्ठ अनुवाद। मूलनिष्ठ अनुवाद। दूसरा है मूलाधारित अनुवाद। तीसरा है शब्दानुवाद। चौथा है भाषा रूपानुसारी अनुवाद। पांचवा है भावानुवाद। छठा है छायानुवाद। सातवां है सारानुवाद। आठवां है व्याख्यानुवाद। नौवां है अशु अनुवादक और 10वां है रूपांतरण का विचार करेंगे। ऐसे प्रकृति के आधार पर अनुवाद के 10 प्रकार जो है हमें दिखाई देते। छात्रों, वैसे देखा जाए तो अनुवाद के विषय पर आधारित अलग प्रकार है। उसके बाद प्रकृति की आधार पर अनुवाद के अलग अलग प्रकार है। बहुत ही व्यापक अनुवाद के प्रकार हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आपको अध्ययन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के आधार पर ही क्या क्या अनुवाद के प्रकार अध्ययन के लिए रखे गए हैं। इसलिए जो पहला प्रकार है मूलनिष्ठ अनुवाद। मूलनिष्ठ अनुवाद यानी क्या कि छात्रों, स्रोत भाषा के पाठ का अर्थ और अभिव्यक्ति, स्रोत भाषा के पाठ का अर्थ और अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि मूलनिष्ठ अनुवाद कहते हैं। अथवा उनको ये भी कहा जाता है कथ्य और कथन। कथ्य और कथन दोनों रूपों में यथासंभव निकटतम अनुवाद मूलनिष्ठ अनुवाद है। ध्यान में रखिए कि कथ्य और कथन दोनों रूपों में यथासंभव निकटतम अनुवाद मूलनिष्ठ अनुवाद है। ईमानदारी इस अनुवाद का महत्वपूर्ण गुण है। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, मूलनिष्ठ अनुवाद का टिम्ब गुण महत्वपूर्ण है। इसमें होना ईमानदारी शब्द जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे मूलवत, यथावत अथवा पाठानुवाद भी कहा जाता है। ये ऐसा पहला मूलनिष्ठ अनुवाद है। दूसरा है मूलाधारित अनुवाद। छात्रों, स्रोत भाषा के पाठ का आवश्यक आज़ादी लेकर किया गया अनुवाद मूलाधारित अनुवाद है। यह आज़ादी मूल पाठ के साथ छेड़खानी करने में नहीं बल्कि भाषा, शैली और अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रभाव निर्माण करने के लिए दी जाती है। इसमें लक्ष्य भाषा की प्रकृति का विचार प्रदान होता है। मूल पाठ में परिवर्तन करने का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पाठ को सुगम बनाना लक्ष्य भाषा के
पाठकों के लिए उसे स्वाभाविक और सरल बनाना, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखना, इसके लिए मुहावरों, कहावतों, अलंकारों और उदाहरणों का देशीकरण करना जैसे कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। छात्रों, मूलाधारित अनुवाद के लिए मूल मुक्त अनुवाद अथवा मूलाधारित अनुवाद जैसे नाम भी दिए गए हैं। अनुवाद के सभी प्रकार या तो मूलनिष्ठ होते हैं या मूलाधारित होते हैं। ऐसा एक दूसरा प्रकार जो है मूलाधारित अनुवाद जो है हमें दिखाई देता है। तीसरा जो है मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है शब्दानुवाद। छात्रों, स्रोत भाषा के पाठ के प्रत्येक शब्द को महत्व देकर जो अनुवाद किया जाता है उसे शब्दानुवाद कहते। शब्द से शब्द, वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेशन उसको कहा जाता है। प्रकृति के अनुसार इसके 4 रूप होते हैं। उसमें से पहला है शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, शब्द क्रममुक्त अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद और वाक्य प्रति वाक्य अनुवाद। यानी इसमें क्रम है, शब्द है और वाक्य है, इसको ज़्यादा महत्व जो दिया गया है। इसलिए शब्दानुवाद के 4 प्रकार जो है हमें दिखाई देते हैं। शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, शब्द क्रम मुक्त अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद और वाक्य प्रति वाक्य अनुवाद। ऐसे 4 प्रकार जो है शब्दानुवाद को दिखाई देते हैं। इसका पूर्ण रूप से विस्तार से मैं समझता हूँ कि कोई बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद हम अगला प्रकार देखेंगे जिसका नाम है भाषा और रूपानुसारी अनुवाद। छात्रों, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? गद्य और पद्य। गद्य के वाक्यों की रचना अनियमित होती है, पद्य के चरण नियमित होते हैं। उसमें छंद का बंधन होता है। नई कविता में मुक्त छंद के प्रयोग ने छंद से मुक्ति पाई है, किंतु उसमें लय का होना आवश्यक है। गद्य, पद्य और मुक्त छंद को भाषा की शैली भी कहा जाता है, जिसमें गद्यानुवाद, स्रोत भाषा का पाठ गद्य में होगा तो अनुवाद भी गद्य में ही होता है। गद्य पाठ को पद्यानुवाद अपवाद स्वरूप ही होता है, किंतु मूल पाठ पद्य में हो तो उसका गद्य में अनुवाद कभी कभी किया जाता है। छात्रों, गद्य से गद्य और पद्य से गद्य अनुवाद को गद्यानुवाद कहते हैं। गद्यानुवाद में लक्ष्य भाषा गद्य होती है, स्रोत भाषा का रूप जो भी हो। दूसरा है पद्यानुवाद। छात्रों, स्रोत भाषा का पाठ पद्य में हो तो उस अनुवाद को प्रायः पद्य में ही किया जाता है, किंतु ये कोई अनिवार्य बात नहीं है। पद्य पाठ का अनुवाद पद्य में हो तो ही उसे पद्यानुवाद कहते हैं। उसी छंद में अनुवाद से तो वह समछंदानुवाद ही होगा। स्रोत भाषा के गद्य पाठ का लक्ष्य भाषा में पद्य के रूप में अनुवाद भी दुर्लभ है। और तीसरा है मुक्त छंदानुवाद। मुक्त छंद मात्रा, अक्षर संख्या और बंधनों से मुक्त होता है। उसका अनुवाद स्वाभाविक रूप से मुक्त छंद में ही होता है। स्रोत भाषा के गद्य अथवा पद्य पाठ का अनुवाद भी मुक्त छंद में किया जाता है। जब विदेशी छंदों का अनुवाद भाषा में अभाव हो तो मुक्त छंद अनुवाद ही सुविधाजनक होता है। अंत भाषिक अनुवाद। इस प्रकार ये जो प्रकृति के आधार पर जो भाषा रूपानुसारी अनुवाद के प्रकार जो है हमें दिखाई देते हैं। अगला है भावानुवाद। छात्रों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें
स्रोत भाषा के पाठ, भाव, आशय, अर्थ और विचारों को प्रधानता देकर जो अनुवाद किया जाता है उसे भावानुवाद कहते हैं। इसमें मूल पाठ की भाषिक और शैलीगत विशेषताओं के प्रति ध्यान दिया जाता है। भावानुवाद से ही मूल पाठ की शैली का पता नहीं चलता। साहित्यिक अनुवाद प्रायः भावानुवाद पर होते हैं, क्योंकि उसमें अनुवाद की भाषा, शैली और अभिव्यक्ति अनुवाद को मौलिक रचना जैसी बना देती है। ऐसे ही अनुवाद को पुनः सृजन कहा जाता है। इसके लिए अनुवादक के पास सृजनात्मक क्षमता का होना आवश्यक है। शब्दानुवाद के विपरीत भावानुवाद शब्दों के अर्थों की अपेक्षा पाठ के भाव को महत्व दिया जाता है। अनुवाद में जहाँ मुहावरे, कहावतें, अलंकार, उक्तियाँ आदि के लिए लक्ष्य भाषा में पर्याय नहीं मिलते अथवा अनुवाद करना कठिन हो जाता है, वहाँ भावानुवाद से काम लिया जाता है। मूल पाठ की सामग्री यदि तथ्यपरक या सूचनापरक हो तो भावानुवाद की आवश्यकता नहीं होती। भावानुवाद मूल पाठ की मांग के अनुसार होता है। काव्यानुवाद प्रायः भावानुवाद ही होता है। भाव काव्य की आत्मा है, इसीलिए काव्यानुवाद में ध्यान आत्मा की ओर होता है, न कि शरीर अर्थात मूल पाठ की भाषा की ओर। भावानुवाद अंग्रेजी के सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन सूत्र का पालन करता है, इसीलिए इसे फेथफुल ट्रांसलेशन अथवा विश्वसनीय अनुवाद भी कहा जाता है। छात्रों, भावानुवाद के बाद हम देखेंगे छायानुवाद। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज हम यही रुकेंगे। धन्यवाद।